उसका बोझ जो है वो उसके ऊपर ना पड़े। और पूरी जो इस वक्त प्राइम साहब का अगर सबसे ज़्यादा वक्त सर्फ होता है तो वो महंगाई को नीचे लाने की जो कोशिशें हैं उसके ऊपर सर्फ होता है। और हमें इतनी तबाहाल मईशत हमें मिली थी कि बावजूद तमाम कोशिशों के और ये जो कर्ज़ों का इतना बड़ा बोझ पाकिस्तान के ऊपर है, इससे निपटना आसान नहीं है। और इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब की पूरी ये कोशिश है कि इसको हम जो है वो महंगाई का बोझ कम से कम लोगों के ऊपर पड़े। और ये जो 7.8 अरब रुपए का पैकेज है ये भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। इसकी जो तफसीलात हैं वो हमाद अज़हर साहब जो है वो बयान करेंगे। और दूसरी खुशखबरी ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स जो बिल्कुल एक तबाहशुदा इदारा था उसके ऊपर भी हमाद अज़हर साहब ने आज ये खुशखबरी सुनाई है कि इस साल के आखिर तक वो खसारे से बाहर आ जाएगा और हम ब्रेक इवन के ऊपर हो जाएंगे। इसके साथ साथ काबीना ने कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। ये तीसरी लहर है जिसका हमें सामना है। और पहले दो जो यहाँ पर लहर आई थी उसका हमने बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया। और अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना में जितना नुकसान बाकी दुनिया को हुआ है, पाकिस्तान में उस नुकसान का अशर अशीर भी हमें उससे भुगतना नहीं पड़ा। हमारी मईशत भी जो है वो मुस्तहकम रही और हमारा जो जानी नुकसान है वो भी बहुत कम रहा। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि हमने बड़ी जल्दी इक़दामात शुरू कर दिए थे। जब ये केस 26 फरवरी को पहला पाकिस्तान बहुत कम रहा और उसकी बड़ी वजह यह थी कि हमने बड़ी जल्दी इक़दामात शुरू कर दिए थे। जब ये केस 26 फरवरी को पहला पाकिस्तान में केसेस जो हैं कोरोना के रिपोर्ट हुए थे, इससे पहले हम फरवरी से भी पहले आप समझिए फरवरी के महीने में ही हमने अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर और हर जगह के ऊपर इक़दामात कर दिए थे। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो शरह है वो हमारी बड़ी बचत हुई। हमारी यहाँ कोरोना केसेस की शरह जो है वो बड़ी कम रही। और हम ये समझते हैं कि अगर इस लहर को भी हमने उसका सामना करना है तो जो पहले दो जब ये लहर आई थी तो हमने जो पॉलिसी बनाई वो बड़ी कामयाब रही। उसी के ऊपर हम अमल दरामद करते हुए इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला काबू पा लेंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आज काबीना के शुरू में ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की वो इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर है। इलेक्शंस को पीटीआई की जो पूरी तहरीक थी वो दो बुनियादों के ऊपर थी, दो सतून है जिसके ऊपर पीटीआई की जो सारी पॉलिटिक्स है वो खड़ी है। एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और दूसरी शफाफ इंतखाबात के ऊपर। और शफाफ इंतखाबात के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हमेशा बहुत कीन एफर्ट रही है कि हम ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करा सकें, ऐसी इस्लाहात हम इंट्रोड्यूस करा सकें जिसके ज़रिए शफाफ इलेक्शन जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। ईवीएम मशीन्स जो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तलकीन की है और हिदायत की है कि हर हफ्ते काबीना को ये बताया जाएगा कि वो किस स्टेज के ऊपर हैं और वो उनमें जो शराइत हैं वो हम किस हद तक ला चुके हैं। और जल्द अज जल्द हमारा जो मैनुअल सिस्टम है इलेक्शन का इसको हम कितनी जल्दी मशीन के ऊपर ला सकते हैं ताकि कोई भी जमात ये ना कह सके कि धांधली हुई है इलेक्शंस में। वैसे तो आपने देखा ही है कि एक तबका है जिसने मानना ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पीडीएम की जो मीटिंग हो रही है ये सारे बेचारे जो हैं वो बैठे हुए हैं, सियासी यतीम बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कोई बात माननी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अवाम का जो एक नुक्ता नज़र है उस हवाले से पता हो कि अब जो इलेक्शंस हैं वो साफ़ और शफाफ हुए हैं। फिर बड़े पैमाने पर जो माली नुकसान करने वाले हमारे इदारे हैं, ओवरऑल तकरीबन 85 हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनमें से 51 अब जो हैं वो मुनाफे में हैं। और जो बड़े इस वक्त नुकसान हो रहे हैं जहाँ पे रेलवेज़ है, पीआईए है, सुई सदरन है, पेशावर इलेक्ट्रिसिटी है, जेंको 3, नॉर्दर्न पावर है, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि इनका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और जल्द अज जल्द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आके बताए कि इसकी जो इतने बड़े नुकसानात हैं वो कैसे रोके जा सकते हैं और इनमें इसमें क्राइम क्या हुआ है, इन इदारों के साथ खलवाड़ क्या किया गया है। 30 जून 2021 तक इंशाअल्लाह ताला ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और अगले मरहले में फिर पाकिस्तान पोस्ट
कोयटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, लाहौर और सखर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो है, इनका ऑडिट कराया जाएगा। ये जो 10 बड़े इदारे हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, इनका जो ऑडिट है, फोरेंसिक ऑडिट जो है, उसका फ़ैसला हुआ है। राजा मज़हर हमीद साहब को मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल बुक फाउंडेशन तैनात करने की मंजूरी दी गई है। काबीना ने ममनुआ और गैर ममनुआ असला लाइसेंसों की चंद दरखास्तों पर गौर करते हुए उनके लाइसेंसेस के इजरा की भी मंजूरी दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, दाखिला मिनिस्ट्री है, उसको कहा गया है कि कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी असला लाइसेंस के ऊपर जो उन्होंने उसको अपग्रेड किया है। पहले ये 2012 की चल रही थी, अब 2020 की असला लाइसेंस की जो पॉलिसी है वो उसको ला रहे हैं और इसको हम जो लाइसेंसेस हैं इनको हम रेगुलेट करेंगे। काबीना ने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की 17 प्लाटूनों को गिलगित बल्तिस्तान में 1 साल के लिए इंटरनल सिक्योरिटी पर मामूर करने की मंजूरी दी है। एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी है ये। इसी तरह से जो कराची पोर्ट ट्रस्ट का नए चेयरमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तकरीबन इख्तिताम पे है और इसी लिए जो इस वक्त जो चंद हफ्ते रह गए हैं उसके लिए नादर मुमताज़ साहब को ये चार्ज दोबारा दिया गया है। 3 माह के लिए उनके पास चार्ज है, लेकिन 3 माह के अंदर अंदर मुस्तकिल चेयरमैन की जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी और उम्मीद है कि ये 3 माह से कबल जो है वो हो जाएगी। डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा साहब और के सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और डॉक्टर सईदुर्रहमान खटक के बतौर वाइस चेयरमैन नोटिफिकेशन की मंजूरी भी दी गई है। डॉक्टर सैयद सैफुर्रहमान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त गवर्नर सिंध के, उनको सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के CEO का इजाफी चार्ज दिया गया है। ये भी सिर्फ चंद हफ्तों के लिए दिया गया है क्योंकि जो नए CEO हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो सिर्फ एक रेगुलेटर्स के तौर के ऊपर वो आ जाएगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ जाएगा और वहाँ से उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी। एक और बहुत अहम मंजूरी जो काबीना ने आज दी है वो पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तहत जमा किए जाने वाले वेलफेयर फंड यानी CSR के इस्तेमाल की गाइडलाइंस में तरमीम की मंजूरी दी गई है। ये पेट्रोलियम कंपनीज मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हैं और उनका जो CSR है वो वहाँ पे प्रॉपरली ख़र्च नहीं हो पा रहा। ख़ुसूसन सिंध में इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं वो आ रही हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इसके रूल्स हैं उनमें तरमीम की गई है और अब जो फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम है उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो CSR कमेटी है डिस्ट्रिक्ट्स में उसका सरबराह मुकर्रर कर सकेगा। इसके साथ साथ सेहत, तालीम, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज के साथ साथ वेलफेयर फंड, ड्रग से मुतल्लिक आगाही, स्पोर्ट्स का फ़रोग़, ख़ुसूसी ज़रूरियात के हामिल अफराद, तालीमी सहूलतों की बेहतरी, पीने के पानी, सड़कों की तामीर और मुकामी तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स, ये वो मौज़ूआत हैं जो पहले इस CSR के एम्बिट में शामिल नहीं थे। अब इनको भी उस एम्बिट में शामिल कर दिया गया है ताकि वो मुकामी तौर के ऊपर जो ख़र्च है वो इफ़ेक्टिव हो सके। इसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं इनमें जो फंडिंग की जो अखराजात हो रहे हैं उनको शफाफ बनाने की ज़रूरत थी, लिहाजा उसको शफाफ बनाने के लिए जो है वो किया गया है। काबीना ने पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान पनाह गज़ीनों जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मौजूद है उनके लिए स्मार्ट कार्ड के इजरा की मंजूरी दी है। ये जो कार्ड इशू किया जाएगा इसकी मियाद जो है वो 2 साल होगी। इन कार्ड में अफ़गान महाजरीन की इजाफी मालूमात जिनमें उनका समाजी और मुआशी प्रोफाइल, पाकिस्तान में उनकी नकलो हरकत और फैमिली के गैर रजिस्टर्ड मेंबर्स जो हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो शामिल होंगी। इससे अफ़गान जो महाजरीन हमारे यहाँ अब तो खैर नस्लों से क़याम कर रहे हैं उनको जो ज़िंदगी है उनकी आसान होगी और एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के तहत अभी उनके जो मसाइल हैं मौजूदा जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इक़्तिदार संभाला है उन्होंने बहुत कोशिश की है कि गरीब तरीन लोगों के जो मसाइल हैं उनका इदराक किया जाए और उसको हल किया जाए और ये जो महाजरीन का मसला है ये भी उसी में शामिल है। इसके साथ साथ काबीना को जो गैस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आगाही दी गई और काबीना को बताया गया कि इस रवां साल 4.5 लाख नए गैस मीटर्स लगे हैं और हदफ जो है वो 6 लाख
नए मीटर का है। काबीना को बताया गया है कि अगले साल 12 लाख मीटर लगाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। अब तक सिर्फ 27% आबादी जो है पाकिस्तान में वो पाइप्ड गैस से मुतासर से उनको मुयसर है, यानी 27% हमारी आबादी जो है उसको ये जो गैस है वो अवेलेबल है, जिसको हम उर्फ़ आम में सुई गैस कहते हैं कि हमें वो पाइप के ज़रिए वो गैस अवेलेबल है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि 67% लोगों को ये गैस अवेलेबल ही नहीं है। अब एक ऐसी हम इसमें इस्लाहात लाना चाहते हैं जिसके ज़रिए जो अक्सरियती आबादी है मुल्क की उसको गैस की सहूलत जो है वो मुयसर की जा सके, और उसके लिए जो गैस रेट्स के अंदर जो सब्सिडी है उसको देखा जाएगा, असर नो उसका जायज़ा लिया जाएगा, और उसके मुताबिक फिर एक नया निज़ाम जो गैस का है वो वज़ा किया जा रहा है, जिसके तहत जो बाकी आबादी है मुल्क की जिसको अभी गैस की सहूलत मुयसर नहीं है उनको भी हम इस रजीम में ला सकें। इसके साथ साथ हमारी जो अदारा जाती इस्लाहात की कमेटी है उसके जो फ़ैसले हैं उनकी कुछ तौसीक हुई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ज़ोर दिया है हमारी अदारा जाती इस्लाहात कमेटी के ऊपर कि जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसको तेज़ किया जाए, और इस सिलसिले में जो AGPR के इस्लाहात हैं उनके ऊपर ख़ुसूसन आज डॉक्टर इरशाद साहब ने बताया कि ये जो ऑडिट्स थे ये 10-10 सालों के पुराने ऑडिट्स जो हैं वो आते थे। अब ये निज़ाम इन्होंने जो नया निज़ाम वज़ा किया है उसके मुताबिक AGPR बहुत जल्दी जो करंट हो जाएगा, यानी जो उसके पास ऑडिट पैराज आएंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट ऑडिट पैराज जो हैं वो उसके पास आ जाएंगे, जिससे कि एक जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो अकाउंटेबिलिटी की हमारी एक सोच है उसको ज़ाहिर है कि एक मदद मिलेगी और उसकी जो है वो तौसीक होगी। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 10 मार्च 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की तौसीक की। ऑटो डिसेबल सिरिंजेस की दरामद और मकामी तौर पर ऐसी सिरिंज की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल की दरामद पर टैक्सों में छूट देने की मंजूरी भी इसमें शामिल है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ एक अंदर हमारी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी इजाफा होगा, और लेकिन अभी आपको मालूम है कि एक हमारी जो कैंपेन चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा सिरिंज इंपोर्ट हो रहा, तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑटो डिसेबल सिरिंज हो, ताकि वो सिरिंज एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद ख़ुद ब खुद बेकार हो जाएगा, ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका हेपेटाइटिस का और सारे जो मामलात हैं दूसरे वो इसके अंदर जो है वो आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनको जो है वो किसी रिजीम में लाया जाए, किसी कानून में लाया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के मुतालिक एक रिपोर्ट काफ़ी अरसे से आपको मालूम है वो पेंडिंग पड़ी थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ से फ़ैसला किया गया है कि जो कंपनियाँ कानून की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थी उनके ख़िलाफ़ जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है वो कार्रवाई अमल में लाएगी, और जो तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो तमाम अवेलेबल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़्म हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा। काबीना कमेटी बराए तवानाई के 4 मार्च 2021, 11 मार्च 2021 और 15 मार्च 2021 के फ़ैसलों इजलासों में लिए गए फ़ैसलों की भी मंजूरी दे दी गई है। ऑन अब्बास बप्पी साहब की बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल इस्तीफ़े की मंजूरी दी गई है, क्योंकि वो सेनेटर इलेक्ट हो गए हैं, तो फ़िलहाल हमारा जो कानूनी राय यही थी कि वो ये जो बैतुल माल के सरबराह वो नहीं रह सकते, लिहाजा उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए की अफवादियत को सराहते हुए कहा कि अब तक मौसूल होने वाले फ़ीडबैक के मुताबिक इस प्रोग्राम से बेसहारा और गुर्बत का शिकार अफराद को खातर ख्वाह रिलीफ मुयसर आ रहा है। मुआवन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने बताया है कि अंदरून और बैरून मुल्क से मुख़य्यर हज़रात की जानिब से इस प्रोग्राम में हिस्सा डालने के लिए बेहद दिलचस्पी का इजहार जो है वो किया जा रहा है। काबीना को गरीब अफराद को एहसास प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी के फराहमी के प्लान से भी आगाह किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस प्लान के ऊपर भी बड़ी कीननेस का इजहार किया है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम जो फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं उनको ये हदायत की है कि वो हर महीने कम से कम एक बार बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, और उससे ताकि जो वहाँ के मसाइल हैं
उनको वहीं पर हल करने का एक मैकेनिज़्म जो है वो हो सके। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सर्कुलर पहले ही जारी कर चुका है, लेकिन इसको रीइटरेट किया गया है और बलूचिस्तान में काबीना के जो फेडरल सेक्रेटरी साहिबान हैं वो शेड्यूल अपने बनाएंगे और महीने में कम से कम एक दिन जो है वो वहाँ पर तशरीफ़ लेके जाएंगे। ये आज के इम्पॉर्टेंट फ़ैसले थे। अब मैं हमारे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे मईशत से मुतल्लिक मामलात हैं उनके ऊपर बात करें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए आज काबीना ने 7.8 अरब रुपए का पैकेज, रमज़ान पैकेज मंजूर कर दिया है। ये 19 आइटम्स पे मुश्तमिल है और जो करंट मार्केट की प्राइसेस चल रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। आटे पे 30 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट, शुगर पे 40 रुपये किलो सब्सिडी दी जाएगी, घी पे 43 रुपये किलो, ऑयल पे यानी तेल पे 20 रुपये केजी, दाल चना पे 15 रुपये किलो, दाल मूंग पे 10 रुपये किलो, दाल माश पे 10 रुपये किलो, दाल मसूर पे 30 रुपये, वाइट ग्राम पे 25 रुपये, बेसन पे 20 रुपये किलो, खजूरों पे 20 रुपये किलो, चावलों पे 10 रुपये किलो और इसी तरह ब्रोकन राइस जो होता है उसके ऊपर 12 रुपये किलो और मुख्तलिफ सिरप्स पे, दूध पे और मिर्चों पे भी ये सब्सिडी दी जाएगी। पहले जो सब्सिडी है यूटिलिटी स्टोर्स की वो सिर्फ 5 अशिया पे थी, लेकिन रमज़ान के महीने में ये 5 से बढ़ के 19 अशिया पे चली जाएगी। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमारी हुकूमत आई थी तो इसकी सेल सालाना 10 अरब के करीब थी। इस साल हमारी सेल जो ख़त्म होएगी वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 100 अरब के करीब होएगी और ये साल वो साल भी होएगा कि जब इंशाअल्लाह ताला यूटिलिटी स्टोर्स ब्रेक इवन करेगा और ये बड़ी दहाइयों के बाद ऐसे होएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो अपने तमाम खर्चे भी पूरे करेगा और हो सकता है कि इंशाअल्लाह कोई मुनाफा भी जनरेट करे। दूसरी चीज़ ये यूरिया के हवाले से फ़िलहाल हम आदादोशुमार इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इस मरतबा रबी सीज़न के अंदर हमारे किसान भाइयों ने जो यूरिया की मिकदार कंज्यूम की है वो शायद 10 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे जाए और ये एक अच्छी चीज़ है। और हमने इस बुलंद तरीन सतह के बावजूद हमें यूरिया इंपोर्ट ना करना पड़ा क्योंकि हमने बर वक्त पिछले साल 2 छोटे यूरिया के प्लांट चला दिए थे। उसी अच्छे तजर्बे को सामने रखते हुए हम 2 प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो छोटे यूरिया के प्लांट हैं वो अभी से ही मार्च से ही हमने चलाने का फ़ैसला किया है और काबीना ने उनकी मंजूरी दे दी है। इन प्लांट चलाने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी लोकल सप्लाई बढ़ जाती है, कीमतों में बेहतरी आती है और आपको महंगा यूरिया बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इसके साथ साथ आज हमारे पास जो बड़े पैमाने की सनत है जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसका डेटा भी मौसूल हुआ है और वो बड़ा खुशाइन डेटा है। जनवरी के महीने में बड़े पैमाने की जो सनत है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 9.1% की ग्रोथ हमें देखने में आई और मजमूई तौर पे जुलाई से लेकर जनवरी तक का जो पीरियड है जिसमें कोविड का भी लॉकडाउन शामिल है और सर उसमें भी 7.8% हमें ग्रोथ नज़र आ रही है और लग रहा है कि इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो तकरीबन फुल कैपेसिटी के करीब जाती जा रही है, जो कि एक खुशाइन बात है। इंडस्ट्री के इन अच्छे नंबर्स का फ़ायदा ये है कि इससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का यानी कि मईशत की जो बढ़ने की रफ्तार है उसके जो हमारे अर्लियर फोरकास्ट्स थे मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो अपवर्ड्स रिवाइज होएंगे। जो पहले आलमी इदारों ने भी जो फोरकास्ट्स किए थे और जो हमने भी किए थे इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा तवक्को की जा सकती है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत अच्छी और मुसलसल मुस्तकिल एक अच्छी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। कीमतों के हवाले से सूबों को भी ये तजवीज़ दी जाएगी कि जिस तरह वफाकी हुकूमत जो है वो बर वक्त आटे की इंपोर्ट करती है, चीनी की इंपोर्ट करती है, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बड़े पैकेजेस रमज़ान के लिए अनाउंस किए हैं, तो सूबे भी रमज़ान के अंदर सहूलत बाज़ारों के ज़रिए और रमज़ान बाज़ारों के ज़रिए अपने अपने अलहदा बंदोबस्त करें जहाँ पे ये रोज़मर्रा की खाने की आइटम्स जो हैं उनको खुसूसी रियायत के साथ दिया जाए। खुसूसन सिंध, उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि सिंध ने बहुत देर की गंदम की रिलीज़ में जिससे हमारी जो औसतन कीमत है वो ऊपर चली गई आटे की पूरे पाकिस्तान में। आज भी अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का डेटा देखें और अक्टूबर से ये मुसलसल चीज़ आपको सामने नज़र आएगी कि सिंध से जो डेटा आ रहा है वहाँ हमारे सिंधी भाई जो हैं वो उनकी सिंध हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से उन्हें महंगा आटा आज भी मिल रहा है बनिस्बत बाकी सारे पाकिस्तान के, खुसूसन पंजाब के, जिन्होंने बर वक्त रिलीज़ शुरू की और वहाँ पर हमें आटे की बोरी की जो कीमत है वो जल्दी नीचे जाती नज़र आई। मईशत मैं समझता हूँ कि सही रुख में जा रही है और करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो सरप्लस में तब्दील हो गया। आपने देखा कि डॉलर जो है
वो भी पीछे की तरफ आया है, 156 रुपये तकरीबन आज उसका ट्रेडिंग का हमारे पास जो इंडिकेशन आई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं जो पिछली हुकूमत ने तकरीबन ख़त्म कर दिए थे। बर वक्त रीपेमेंट्स हो रही हैं, IMF का जो प्रोग्राम है वो रिवाइव हो चुका है, और हमें बाकी भी तमाम जो एक्सपोर्टर्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। हमें नए एक्सपोर्ट के एवेन्यूज़ खुलते नज़र आ रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको डेटा दिया बड़े पैमाने की सनत का, तो उसके अंदर भी हमें अब 9% के करीब ग्रोथ जनवरी में देखने में आई, जो कि बहुत खुशाइंद है। इससे रोज़गार भी पैदा होएगा, इससे मईशत का पहिया भी चलेगा और मुल्क की पैदावार भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। दो सवाल है, एक तो शिबली साहब आज आया नहीं, उनका भी बता दें कि वो कब दोबारा से उनका नोटिफिकेशन हो रहा है, हो रहा है या कोई चेंज आ रहा है इसमें। दूसरा आपने एक वो आइटम एक बताया है असले के लाइसेंस के हवाले से, पब्लिक को तो बैन किया हुआ है, मतलब अगर किसी को ज़रूरत भी है। और ये जो 6 अफराद को आपने 10-12 लाइसेंस अप्रूव किए हैं जिसमें वज़ीर आला पंजाब भी है, तो क्या ये इसमें वजूहात बताइए, ये अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे या मज़ीद वेपनाइज्ड होना चाह रहे थे, क्या बताएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिबली फराज साहब का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। फैसल वाडा साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, ये प्रोसेस में हैं, और जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो हम आज जो है वो उधार के ऊपर काम कर रहे हैं। शिबली फराज साहब भी वापस आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने असला लाइसेंस का कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इसमें 100% जो है एक पॉलिसी जो है होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज यही कहा है। एक पॉलिसी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा गया है कि वो असला लाइसेंस के हवाले से बनाएं, और जो जिन लोगों का फिर ये राइट बनता है उन सबको मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी जल्दी उम्मीद है कि इसी चंद हफ्तों में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इसको फाइनलाइज जो है वो कर लेगी। वहाब कामरान साहब समा से। फवाद साहब, सऊदी अरब के अल-जमाया ग्रुप के सरबराह पाकिस्तान में थे और अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि इलेक्ट्रिक पहुंचने कंपनी को फरोख्त करने के हवाले से? दूसरा, क्या वाजबात का मसाइल भी आरोप है हुकूमत के इलेक्ट्रिक के दरमियान? ये इसका आपको बेहतर जवाब जो है वो पावर डिवीजन के जो काम है वो दे देंगे, क्योंकि हम अगर कोई ऐसी बात करें तो वो उसमें कोई नई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सर, पहले तो कैबिनेट के एक अहम डिसीजन से मुताबिक सवाल है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस स्कैंडल में मुलविस थी, इस रिपोर्ट में ये भी आया था कि नाअहल लोगों को अहलियत नहीं थी ऑयल कंपनियों से मुतालिक या ऑयल से मुतालिक उनकी अहलियत नहीं थी, उन लोगों को इदारों में लगाया गया। क्या उनका भी एहतसाब होगा? और फवाद चौधरी साहब ये भी बता दें कि PDM में इस्तीफों की बाज़ सुनाई दे रही है, अगर 400 इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या कोई सियासी बहरान पैदा हो जाएगा या आप जितनी इंतखाबात करा लेंगे? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो बताया गया है, पाकिस्तान में इस वक्त 66 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, लेकिन जो 92% ऑयल सप्लाई है वो 8 कंपनियां करती हैं। बाकी जो 58 कंपनीज़ हैं उनका जो टोटल सप्लाई है वो सिर्फ 8% है। अब आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही कि अगर 9 कंपनियां जो हैं वो 92% दे रही हैं और बाकी 8% 58 कंपनियां दे रही हैं, तो ये बिज़नेस सेंस कैसे बनती है? और ये सारे जो पीछे लाइसेंस दिए गए पिछली हुकूमत के अंदर जो जिस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, अनफॉर्चुनेटली अब कहते तो हैं हम कि आप बार बार यही बात करते हैं, पिछली हुकूमत के ऊपर डालते हैं, लेकिन और क्या किया जाए? जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया गया पिछले 10 सालों में, और जो इदारा भी आप उठा के देखें तो आपको पता चलता है उसे अंदर से खोखला कर दिया गया, चाहे वो आपका पेट्रोलियम के इदारे हों, चाहे आपके PIA हो,